रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा यह कार्यक्रम नोएडा 2021 ऐसे लोगों को समर्पित है जिन्होंने नोएडा को बनते देखा और नोएडा को बनाने में अहम योगदान दिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं नोएडा प्राधिकरण में प्लानिंग डिपार्टमेंट में मुख्य वास्तुविद अधिकारी के रूप में रिटायर हुए विनय देव पुजारी जी। मैं अपने स्टूडियो में देव पुजारी जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर ये बताइए कि आपने नोएडा प्राधिकरण में कब ज्वाइनिंग की थी और जब ज्वाइनिंग की थी उस समय आप नोएडा प्राधिकरण तक कैसे पहुंचे? मैंने नोएडा को सन 1980 में ज्वाइन किया था जी। उस नोएडा का टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट सेक्टर 6 में स्थित यूपीएफसी ऑफिस के नीचे, जहां आज गुलाब सिंह का रेस्टोरेंट है, वहाँ हुआ। अच्छा। नोएडा सर्विस में से ही मेरी करियर की शुरुआत हुई। नोएडा में मैं 34 वर्ष नौकरी करने के उपरांत 2014 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जी जी जी। तो जिस मैं ज्वाइनिंग के पूर्व से ही जानता था। वह मैं सन 1978 में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली का छात्र रहा हूँ। अर्बन डिजाइन का कोर्स कर रहा था। नोएडा एज ए न्यू टाउनशिप स्टडी प्रोजेक्ट के तौर पर दिया गया था। दरम्यान मुझे नोएडा जिला रेगुलेटर स्थित प्लानिंग डिपार्टमेंट सेक्टर 27 स्थित स्टाफ क्वार्टर जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, सेक्टर 18 स्थित बिल्डिंग मटेरियल मार्केट जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसे मुझे पैदल ही चलकर देखने का मौका मिला। अच्छा। उन दिनों नोएडा पहुंचने के लिए मात्र एक ही बस हुआ करती थी, जो जिसका नंबर 300 है। 300 था। वह केवल नया बाग तक ही आती थी। अच्छा। मेरे नोएडा ज्वाइनिंग के वक्त नोएडा को बने 4 साल हुए थे। नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र को शीघ्रता से ग्रोथ हो, इस उद्देश्य से नोएडा स्टाफ एवं ऑफिसर जो दिल्ली गाजियाबाद से आते थे, उन्हें पिकअप और ड्रॉप के लिए बसों तथा मेटाडोर का निश्चित सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अच्छा। शुरुआती दिनों में जी मैं प्लानिंग विभाग के सभी ड्राइंग वर्क हाथों से ही ट्रेसिंग पेपर पर किया करते थे, जिससे आसानी से मल्टीपल अमोनिया प्रिंट किए जा सके। इवन नोएडा मास्टर प्लान भी ट्रेसिंग पेपर पर ब्लैक एंड व्हाइट में ही हुआ करता था। महायोजना के भिन्न भिन्न भू उपयोगों को अलग अलग ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न में ड्राफ्ट कर दर्शाए जाते थे। आगे चलकर महायोजना का मानचित्र सहजता से समझने के लिए भिन्न भिन्न भू उपयोगों को अलग अलग रंगों से ड्राइंग बोर्ड पर रंगता हुआ देखा गया। ड्राइंग बोर्ड के स्थान पर आगे चलकर कंप्यूटर एवं डिस्प्ले स्क्रीन आ गए एवं सभी कार्य धीरे धीरे डिजिटाइज कंप्यूटराइज होता चला गया। यह एक डेवलपमेंट का दौर था और नोएडा प्राधिकरण इस डेवलपमेंट के दौर में अग्रसर था। उच्च मापदंड, अच्छा मार्गदर्शन, काम करने की लगन एवं भिन्न भिन्न विभागों का समन्वय, तब यह क्षेत्र बंजर खाली जमीन पर गगनचुंबी इमारतों से एक सुनियोजित शहर में तब्दील होते देखा गया। इस शहर में सभी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड नेटवर्क, एक्सप्रेस वे, मेट्रो, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडस्ट्रीज, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, होटल, स्पोर्ट्स स्टेडियम, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स, अम्यूजमेंट पार्क, फिल्म सिटी, अच्छे रिहायशी सेक्टर, ग्रुप हाउसिंग एवं ओपन स्पेसेस, ग्रीन पार्क वगैरह। जी 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 जी। यह सभी सुविधाओं को सुनियोजित ढंग से महायोजना में सम्मिलित होने के कारण ही महायोजना का भव्य स्वरूप आज आपके सामने
नोएडा एक प्लान सिटी के तौर पर उभर आया है। नोएडा का रोड नेटवर्क जी चंडीगढ़ जैसे ग्रिड पैटर्न के तर्ज पर बनाया गया है। वैसे ही रोड पैटर्न से विभाजित होने वाले क्षेत्रों को सेक्टर नंबर से संबोधित किया गया है। सेक्टर 13 महायोजना के मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है। जी जी, इसकी वजह क्या है? हाँ जी, नंबर 13 को शुभ नंबर नहीं माना जाता, ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है जी। इसी मद्देनजर संभवतः यह महायोजना में नहीं दर्शाया गया होगा। ये जो महायोजना पहली बनी थी 2010 की शायद शुरुआत में बनी थी, या पहली महायोजना कब बनी थी? नोएडा का मास्टर प्लान पहला कब बना था, और उसमें सेक्टर 13 का दर्शाया जाने का जो मना किया गया वो किसकी तरफ से किया गया? ये पहले से ही नहीं था। अच्छा। अब ये इसका मैं ये कहता हूँ कि इसका ना इसमें देना चाहिए, महायोजना के रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहिए। ये कारणवश नहीं था, क्योंकि ये महायोजना के रिपोर्ट में भी कहीं स्पष्ट नहीं लिखा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। संभवतः ये भी होगा कि हमें जब वहाँ थे तो ये बिंदु काफी उभर कर आता रहा है, जिनके भूखंड संख्या 13 हुआ करते थे, भूखंड संख्या नंबर 13 हुआ करते थे, तो उन्होंने मांग रखी कि हमें ये चेंज कर दो क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं। तो हम उनके रिक्वेस्ट को के उपरांत उनको अलाउ करते थे चेंज करने की अनुमति। ऐसा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। नोएडा का अपना कोई प्रतीक होना चाहिए। हम इसका कोई प्रतीक नहीं है। इसे देखते ही यह उद्गार सहजता से निकले कि ओ नोएडा, जैसे सिंगापुर का मर्लिन है, मलेशिया का पेट्रोनेक्स टावर है। आजकल नोएडा के एंट्री गेट को नोएडा के प्रतीक के तौर पर दर्शाया जाता है। जी जी जी। इस विषय पर ना हम लोग पहले भी प्रयास करते रहे हैं। मुझे याद है कि मिस्टर संजीव नायर जो एसीओ के पद पर कार्यरत थे, उनके साथ में मिस्टर सुतार जो विख्यात संगीतकार व कल्चरिस्ट है, और वो नोएडा में ही रहते हैं। उनके स्टूडियो इस उद्देश्य से हम विजिट करने गए थे। ऐसा स्ट्रक्चर जो नोएडा के डेवलपमेंट की गति को दिखाता हो और उसको हम पब्लिक पार्क में स्थापित कर सके। जैसे दौड़ लगाते हुए घोड़ों का समूह, मतलब वो ये दर्शाए कि देयर इज ए फोर्स, डायनामिक फोर्स, जिससे हमें प्रति ये विचार हुआ था उन दिनों में। परंतु यह उससे आगे पूर्ण रूप नहीं ले पाया था। हाँ, एक ये बात है कि नोएडा में बहुत दिन से शहीद स्थली भगत सिंह की नलगढ़ा में प्रमाणित थी, और उसको लेके काफ़ी दिन से काम चल रहा था, और उसमें मेरे ख्याल से कुछ काम हुआ भी था। तो उसके बारे में कुछ जानकारी आपकी जो अधिकारी स्तर पर वार्ता हुई होगी? ये हमने अप्रूवल भी लिया था इसका, और इसको लोकेशन भी दिया गया था, जो कि नलगढ़ा गांव के इसी में था, शहीद भगत सिंह का मेमोरियल बनाने का। जी जी जी। इसका अप्रूवल हो रखा है। और आगे नोएडा क्षेत्र में वैसे इस शहर का कोई नाम नहीं है। बिल्कुल। यह अथॉरिटी के नाम से ही प्रचलित हुआ है। नोएडा के नाम से ही संबोधित किया जाता है। जी जी जी। नोएडा अपनी ऑफिस बिल्डिंग बना रहा है जी। नोएडा ऑफिस बिल्डिंग के व्यू को नोएडा के प्रतीक के रूप में दर्शाया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नोएडा अथॉरिटी का नाम भी दर्शाएगा जी, और इस शहर का प्रचलित नाम जो नोएडा से बना है वो भी दर्शाएगा। जी 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 जी। अच्छा, पहले नोएडा की जो प्लानिंग थी वो एक 15 मीटर अधिकतम बिल्डिंग के लिए थी, कि 15 मीटर से हाइट वाली बिल्डिंगें नहीं होंगी, और उसी के हिसाब से यहाँ का जो जनसंख्या का वो तय किया गया था। तो ये अचानक जो अब ऊपर बिल्डिंगें ऊंची बनाई गई हैं, इसको लेके आप लोगों का जो व्यू रहा, क्या रहा? मतलब जो नोएडा दोनों तरफ से घिरा है, एक तरफ से हिंडन है, एक तरफ से
यमुना रिवर है। नोएडा का क्षेत्र लिमिटेड है, एक्सपांशन का कोई और जरिया नहीं है, जगह नहीं है। तो इसको अगर एक्सपांड करना है तो ये वर्टिकल ही जाना है। इसके मद्देनजर इसके FAR इसमें परिवर्तन कर इसको हाई राइज बनाने का प्रयास किया गया है, हाई राइज बनाने का रखा गया है और उसका अप्रूवल लेके इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जैसे जनसंख्या का कोई एक लिमिट तय होती है, उसके हिसाब से अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उस बारे में भी सोचा गया होगा जब आप लोगों ने प्लानिंग की होगी उस समय नोएडा की। इस तरह की सीवर सिस्टम होनी चाहिए, वो ऑलरेडी ले डाउन है ताकि आगे आने वाले जनसंख्या का उस पर प्रभाव न हो सके। जी जी जी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट स्ट्रांग इन दैट केस। तो जो ओपन नालों को ढकने की जो नीति है उस पे लोग चाहते हैं कि ये बंद हों और कुछ जगह बंद हुए, तो उसकी वास्तविक आपकी नज़र में नियोजन के हिसाब से क्या होना चाहिए और अन्य शहरों में इस तरह की क्या स्थिति है? इसको कवर करना चाहिए जी, परंतु इसे ना IIT से कई बार वेट कराया गया था, तो IIT के लोगों ने इसको मना कर दिया था। तो इस वजह से कि इसको क्लीनिंग के लिए दिक्कत आ सकती है। परंतु अभी जो नए नए टेक्निक्स आए हैं रोबोटिक वगैरह का इस्तेमाल करते हुए नालों को भी साफ करने का अगर कुछ प्रयास किया जाए उस तरह से, तो ये स्थिति उभरेगी नहीं। तो उसके मद्देनजर इसको कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए। और एक और बड़ी बात जो रहस्य है कि जो शाहदरा ड्रेन है जो फिल्म सिटी के किनारे है, सेक्टर 18 के किनारे है, इसमें एक बार ये प्रस्ताव चला था कि क्योंकि ये दिल्ली का है सारा ड्रेन और इसको दिल्ली से दिल्ली में ही यमुना में डाला जाए और इस ड्रेन को बंद करके इसको ढक के और इसको नोएडा ग्रीन बेल्ट या किसी और यूज में ले सकता है। क्या ऐसा प्रस्ताव भी चला था? हाँ जी जी, प्रस्ताव ये चला था कि इसको कवर कर लिया जाए। हाँ, ड्रेन तो रहेगी, हाँ, लेकिन इसको कवर करके इसके ऊपर में जैसे ड्रेन कवर करके आपके दिल्ली में भी ये बने हुए हैं शॉपिंग एरियाज, वैसे बनाए जा सकते हैं। ये प्लान था। अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें प्लान में? अभी देखो क्या होता है। अभी मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, जैसे अभी नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग में जैसे सबसे ऊंचा सुपरनोवा है, तो इस तरह की हाई राइज बिल्डिंगों में अनलिमिटेड जो हाइट दिया गया, ये बिल्डिंगें इतनी उसकी दृष्टि से सेफ हैं कि जो जैसा अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उस दृष्टि से? जी जी, ये अर्थक्वेक से प्रूफ होनी चाहिए। इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है, वो करने के उपरांत ही इनको हम अप्रूवल देते हैं। अच्छा, वो उस तरह के इंजीनियर्स से वो उनका स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाते हैं ताकि वो बिल्डिंग उसी तरह से बने जो कि अर्थक्वेक प्रूफ हो, स्ट्रक्चरली प्रूफ हो। तो उसमें ऐसी अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत महत्वपूर्ण भी है और वो बाकी शहरों के लिए महत्वपूर्ण है कि ऐसी हाई राइज बिल्डिंगों में अगर फायर की कोई स्थिति होती है तो फायर फाइटिंग के लिए इतने ऊंचे इक्विपमेंट इनके नहीं हैं। तो इस स्थिति में क्या इस बारे में भी प्लानिंग की तरफ से डिस्कशन हुए हैं पहले दिन? और दूसरे ये है कि लिफ्ट को लेके भी ये स्थिति है कि लिफ्ट एक्ट यूपी में नहीं है, दिल्ली में लिफ्ट एक्ट है। तो क्या इस बारे में भी चर्चा हुई कभी? जी जी, ये हम इनसे फायर सर्टिफिकेट लेते हैं। जी जी, जब ये बिल्डिंग का प्लान अप्रूवल कराते हैं तो हम फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेते हैं और इनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बिल्डिंग बनने के बाद भी इसका अप्रूवल लेते रहना होता है एक साल बाद। तो उसके मद्देनजर इनको जो प्रोविजन किया जाना होता है उनको करना होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट, पानी का सप्लाई, ये जो हाई राइज बिल्डिंग बनाता है उनको पर्याप्त करके रखना होता है। उसी के मद्देनजर इनके बिल्डिंग की अप्रूवल होती है और इनको परमिशन मिलता है। जी जी जी। और लिफ्ट एक्ट की बात जो कर रहे थे हम लोग, लिफ्ट वगैरह इतनी ऊंची पहले नहीं थी, पहले इतना ऊंचा बिल्डिंग भी नहीं थी, तो लिफ्ट एक्ट का प्रावधान शायद यूपी में नहीं है और दिल्ली में है। तो उसके लिए भी क्या कोई इस तरह के सोचा गया कि लिफ्ट एक्ट भी बनना चाहिए? फायर सेफ्टी के अंतर्गत ही लिफ्ट के प्रोविजन का भी ये आता है कि
इतने कैपेसिटी के ऊपर एक लिफ्ट, इतने कैपेसिटी के ऊपर दो लिफ्ट, मतलब उस तरह से होता है। और वो जितना पॉपुलेशन उस बिल्डिंग में है उसी के आधार पर उसमें लिफ्ट का प्रोविजन किया जाता है। तो वो एनओसी तभी मिलता है फायर डिपार्टमेंट से जब वो प्राविधान करते हैं, और उसी के आधार पर हम बिल्डिंग प्लान अप्रूव करते हैं। जब फायर डिपार्टमेंट उनको क्लियरेंस देता है उसी के आधार पर हम भी बिल्डिंग प्लान अप्रूव करते हैं। सर, ये ग्रेटर नोएडा बनने के बाद नोएडा से फरीदाबाद को लिंक करने की योजना बार बार बनी और उसको आप लोगों ने भी प्लानिंग में, मास्टर प्लान में शामिल किया था कि कोई पुल बने, कोई या रेलवे का जो नेटवर्क बनना था उस पे भी शायद काम पूरा नहीं हो पाया ना आपकी नज़र में? मेरे सामने ये बात जरूर हुई है और उसका अप्रूवल भी हुआ है। हाँ। सेक्टर 150 से जो ग्रेटर नोएडा से जो रोड आता है, जी जी जी, वही सीधा रोड 150 से आगे चलकर यमुना पार करते हुए फरीदाबाद पहुंचेगा। तो वो सीधा उसका अप्रूवल है। अच्छा। तो वो इम्प्लीमेंट करने वाली बात है और कब होगा ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि इनमें दो अथॉरिटी आएगी, नोएडा अथॉरिटी होगी और फरीदाबाद अथॉरिटी होगी। जी जी जी। इनसे चर्चा भी हुई, उनसे पत्राचार भी हुआ और दोनों की तरफ, मतलब उनके तरफ से भी क्लियरेंस आ गया है इसका। और इसी तरीके से एफएनजी का मुद्दा भी अटका हुआ है जो 168 में और जाके फरीदाबाद में लिंक एक नया पुल होना था। जी जी जी। तो एफएनजी तो हमारा बन चुका है, जो नोएडा का है, खाली वो लिंक वाली बात है। वो संभवतः आए दिनों में हो जाएगा, क्योंकि नोएडा ने थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। जी 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 जी। सर, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया देव पुजारी जी। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अभी आप सुन रहे थे नोएडा प्राधिकरण में CAP चीफ आर्किटेक्ट प्लानर के पद से रिटायर हुए VA देव पुजारी जी को, जिन्होंने नोएडा की 1980 से शुरू हुई प्लानिंग से लेकर अब तक की विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखी और महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। ऐसे और लोगों को हम आपको सुनाते रहेंगे नोएडा बनने का सफ़र। सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।